News Services Division of All India Radio presents Money Matters. देश और लोगों के वित्त और अर्थव्यवस्था से जुड़ा कार्यक्रम About savings, investments, borrowings and taxations. हिंदी और इंग्लिश में सीधा प्रसारण On our digital platforms. सुनना ना भूलें हर रोज शाम 4:05 से 4:30 तक. Money Matters. Welcome to this edition of Money Matters, a financial literacy program on our official YouTube channel and other digital platforms. A program in which we bring you information on personal finance like savings, investment, borrowing and taxation. We also discuss on economic matters of the country. Today's topic is investment in corporate bonds. You can send your queries regarding this topic on our email ID moneymatters.eir@gmail.com. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अर्जुन. नमस्कार श्रोताओं, मनी मैटर्स में आपका स्वागत है. देश और लोगों के वित्त और अर्थव्यवस्था से जुड़े इस कार्यक्रम में हम रोज एक निर्धारित विषय पर अपनी चर्चा केंद्रित करते हैं. आज का विषय है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में निवेश. श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम आपके प्रश्न भी शामिल करते हैं. प्रश्न भेजने के लिए हमारा ईमेल आईडी है moneymatters.air@gmail.com. आज के कार्यक्रम में हमारे साथ चर्चा करने के लिए आमंत्रित हैं आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर एसपी शर्मा. डॉक्टर शर्मा, नमस्कार. मनी मैटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है. जी शुक्रिया, धन्यवाद. और अब चर्चा की शुरुआत करते हैं आज के विषय पर, जो है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में निवेश. डॉक्टर शर्मा, कल हमने गवर्नमेंट बॉन्ड्स में निवेश पर चर्चा की थी. आज हमारा विषय है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में निवेश. तो थोड़ा सा हमें हमारे श्रोताओं को बताएं कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है वो उसका जो बेसिक पैरामीटर्स क्या हैं? देखिए, जो आपने बताया कि कल गवर्नमेंट बॉन्ड्स के ऊपर चर्चा हुई थी और आज कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के ऊपर हो रही है, तो दोनों में क्या फर्क है? फर्स्टली तो जो गवर्नमेंट है वो अपने जो सोर्सेज ऑफ फंडिंग क्रिएट करती है बॉन्ड्स इशू करके, जब गवर्नमेंट की अपनी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जब कुछ फिस्कल रिलेटेड मैटर्स को भरपाई करने के लिए, या फिर गवर्नमेंट अपने जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको फंड करने के लिए, तो बहुत सारी ऐसी संभावनाएं होती हैं जो सरकार लेना चाहती है लोगों से. और सेकंड, जो कॉर्पोरेट बॉन्ड में जो कॉर्पोरेट है, जो कॉर्पोरेट अपनी लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग करता है, जो उसको फंडिंग चाहिए, उसके लिए वो फंड्स कहाँ से जनरेट करे, तो वो लोगों को बॉन्ड्स जारी करता है, जिसकी कुछ सर्टेन नॉर्म्स होती हैं. उसके आधार पे वो बॉन्ड्स जारी किए जाते हैं, लोग उनको परचेज करते हैं. प्राइमरी मार्केट में वो सबसे पहले ऑफर होते हैं, उसके बाद उनकी ट्रेडिंग होती है. तो इनका ऑब्जेक्टिव होता है, जो कॉर्पोरेट के लिए इनका ऑब्जेक्टिव है कि एक लॉन्ग टर्म फंडिंग क्रिएट करना, और लोगों के लिए इनका ऑब्जेक्टिव है कि एक सुनिश्चित रेट पे अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसको सिक्योर करना. तो जो कंपनियों की जो रिक्वायरमेंट है, चाहे वो वर्किंग कैपिटल की हो, शॉर्ट टर्म की हो या लॉन्ग टर्म की हो, जैसा आप कह रहे हैं ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट, उसके लिए वो एक तरह से लोन जुटा रही है बॉन्ड्स बेचकर आम लोगों को या संस्थाओं को. जी बिल्कुल, ये एक प्रकार का आप समझ लीजिए कि कंपनी ने एक लोगों से या संस्थाओं से, जिन्होंने भी उनके बॉन्ड्स को खरीदा, एक किस्म का उन्होंने लोन ले लिया है. जो लोगों का, संस्थाओं का पैसा है वो कॉर्पोरेट के पास है, और कॉर्पोरेट उनको एक सुनिश्चित, एक फिक्स्ड रेट के ऊपर उनको जो उनका मैच्योरिटी है वो ऑफर करके रखे हुए है कि इतने साल के बाद, 2 साल के बाद या 5 साल के बाद या 10 साल के बाद जो मैच्योरिटी अमाउंट होगा उनको वो इतना दिया जाएगा. तो इस पर एक प्रकार से कॉर्पोरेट अब फ्री है उस मनी को अपने तरीके से यूटिलाइज करने के लिए, और अपनी जो कंपनी की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कंपनी के प्रोग्रेसिव प्लान्स हैं, उनमें उन फंड्स को यूज करने के लिए, जिसका कि फायदा कॉर्पोरेट को भी मिलता है, और जो एक इन्वेस्टर है उसको एक सिक्योरिटी के उसको इतना तो मिलना ही मिलना है, तो वो भी अपने उसमें सिक्योर रहता है. For the benefit of our listeners who are potential investors in this type of an investment instrument like a corporate bond, how does an investor gauge whether the bond is investment grade or not? What kind of credit rating are given to corporate bonds so that the investor can make an informed decision about this kind of investment?
Yes, very good question, Arjun Chaudhary. Because now lot of bonds are coming in the market by the corporate, and economic systems are also very volatile, and totally after the Lehman crisis there is a lot of uncertainty in the ecosystems. So at this juncture the rating of the bonds becomes very, very crucial and significant for the investors. And there are a lot of agencies who provide the rating of the corporate, like Moody's, S&P, and among others, and that is on the basis of A and B parameters. A parameters, A plus, A minus, B plus, B minus. So according to the strength of the company and the offer made by the company and the investment plans of the company and the growth prospects of the company, the bonds are rated by these agencies. And now the investors can take their informed decisions on the basis of the ratings provided by those agencies. Where D stands for default from A to D. So if it's AAA, BBB, and anything below B coming to C means it has acquiring a junk status. Now, what does junk status mean for the listeners trying to understand corporate bonds? I think junk status is when the company is issuing without any long-term planning, and the rate of offer is also very high, and the plans are not that much intact. So at this juncture, the bonds are not considered the long-term sustainable. So on the basis of these ratings are made by the issuer is likely to default on the repayment obligations. Yes. डॉक्टर शर्मा, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि एक फिक्स्ड इनकम प्राप्त होती है कॉर्पोरेट बॉन्ड से इन्वेस्टर को, तो क्या इसमें एक प्रॉमिस होता है कि हम इतना पैसा आपको प्रिंसिपल आपको इतने समय के बाद, जैसे आपने कहा कि एक मैच्योरिटी भी अलग अलग होती है अलग अलग बॉन्ड्स की, अगर 3 साल का बॉन्ड है तो 3 साल बाद निश्चित रूप से एक मुश्त पैसा मिलेगा इन्वेस्टर को और उसके बीच में उनको ब्याज प्राप्त होता रहेगा? जी बिल्कुल, उसमें मैं इसको इस प्रकार से बताना चाहूंगा कि मान लीजिए 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया गया है और 5 साल का वो बॉन्ड है, जो उसका टेन्योर है वो 5 साल के लिए है, और 5 साल के बाद जो कॉर्पोरेट है उसने 1,20,000 रुपये ऑफर किया है कि आपको 1,20,000 रुपया इसका मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। तो ये 20,000 रुपये आपका जो है इंटरेस्ट हो गया, जो आपको एक इंसेंटिव मिल रहा है आपके मनी कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट करने का। अब इसका जो मोटे तौर पे अगर हम इसका देखें कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 साल के लिए कितना, तो 4% के आसपास बनता है। तो इस जंक्चर पे ये तो उसको मिलना ही मिलना है, लेकिन इसके बीच में बहुत सारी मैं कहूंगा कि ये बहुत ही डायनामिक मार्केट है, और सेकेंडरी मार्केट में ये जब ट्रेड हो रहा है तो उस टाइम पे ये देखा जाता है कि इंटरेस्ट रेट कैसे प्रिवेल कर रहा है। मान लीजिए उस टाइम पे जो कॉर्पोरेट है उसने 4% का इंटरेस्ट ऑफर किया है, उसके बाद इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी में बढ़ जाता है, किसी कारण से इकोनॉमी इन्फ्लेशनरी होगी और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर चला गया। अब जो बैंक्स हैं मान लीजिए वो 6% का इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं, तो उस समय पे अब जो इन्वेस्टर है उसके लिए जो बैंक में जाना बहुत ही लाभदायक हो जाता है। तो उस टाइम पे फिर वो अपना जो बॉन्ड है उसको सेकेंडरी मार्केट में सेल करने की सोचता है, मैच्योरिटी से पहले ही, लेकिन सेल करते हुए उसका उतने रेट में नहीं बिक पाता है तो उसको डिस्काउंट करना पड़ता है। तो जो उसका परचेजर है उसके लिए एक इंसेंटिव बन जाता है कि उसके लिए यील्ड इंक्रीज हो गया। एक तो उसको जो बॉन्ड है वो कम रेट पे मिल गया, और दूसरा उसका मैच्योरिटी अमाउंट जो है वो सेम है। तो उस प्रकार से उसका भी इंटरेस्ट जो है, उसका भी जो यील्ड है वो इंक्रीज होकर उसी इंटरेस्ट रेट के पास चला जाएगा, जो कि उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ है बाद में। अभी हम कहते हैं कि जब इसमें इनवर्स रिलेशनशिप होता है, जब भी हाई इंटरेस्ट रेट होते हैं तो कॉर्पोरेट यील्ड जो है वो इंक्रीज हो जाता है, उनके प्राइसेस कम हो जाते हैं। और एक और चीज, सेफ्टी का जो एस्पेक्ट अभी अर्जुन डिस्कस कर रहे थे कि डिफॉल्ट होने के चांसेस होते हैं लोन्स के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में, तो इसलिए जो निवेशक है उसको बहुत ध्यान से रेटिंग असेस करके ही सिलेक्शन करना होता है कि कौन से कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीदे। तो इस तरह का जो एक सेफ्टी का जो एस्पेक्ट है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में नहीं है, वो बहुत ही सिक्योर है। तो ये देखते हुए क्या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है एज एन इंसेंटिव फॉर इन्वेस्टर्स? देखिए, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इंटरेस्ट कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा रहता है, क्योंकि कॉर्पोरेट में वही आदमी इन्वेस्ट करेगा जिसको थोड़ा सा रिस्क भी लेना है, क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जो रिस्क है वो तो ना के बराबर ही होता है, जीरो रिस्क होता है। लेकिन कॉर्पोरेट में फिर भी ये रिस्क रहता है कि कल कॉर्पोरेट डिफॉल्ट
हो जाए या फिर उसमें कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि वो जो बॉन्ड्स का जो प्रॉमिस है, जो उसने मैच्योरिटी अमाउंट प्रॉमिस किया है वो नहीं दे पा रहा है, जो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इंसॉल्वेंट हो गई है कंपनी। 100 प्रकार की आज का सिस्टम, जैसे मैंने पहले बताया, बहुत ही डायनामिक है और बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो कॉर्पोरेट में इन्वेस्ट करने का थोड़ा बहुत रिस्क रहता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि उसकी रेटिंग कैसी है। आजकल तो रेटिंग अवेलेबल है, जो इन्वेस्टर है वो सबसे पहले देखता है कि जो मैं जिस कंपनी का बॉन्ड खरीदने जा रहा हूं उसकी रेटिंग क्या है। और कई जो ज्यादातर जो इन्वेस्टर्स हैं वो प्रेफर करते हैं कि जो AA+ वाला ही होना चाहिए, AAA+ वाला ही होना चाहिए, तो उसी में वो ज्यादातर प्रेफर करते हैं कि उसमें इन्वेस्ट करें। One of the conditions imposed in the license to issue bonds by the company, otherwise called the issuer, is that they follow RBI guidelines, and the guidelines include that a trust be set up to oversee the bond issue and how the money is actually going to be used by the company. Then a sinking fund is also created, which is a trust account through which the bond payments are made, the obligations are fulfilled. So these are some of the structures we put in place by RBI. Do you think that it is sufficient to ensure the safety of investors? Yes, I believe at this juncture these all reforms and all regulations are sufficient, but time to time there are a lot of amendments also by the regulatory body and the Reserve Bank of India. So that depends on the market conditions. Sometimes markets are volatile and the government comes out with the new guidelines also. So these guidelines are also very, very dynamic, and these go hand in hand with the developments in the economy and the developments in the global market, how the markets are taking place, how the markets are becoming volatile, and what kind of ratings are provided by the rating agencies. If the rating agencies are providing lower ratings, like they are providing B+, or C or D, and then the government considers those ratings and also comes out with new reforms in this segment. So the regulatory framework includes not only the Reserve Bank of India, because a bond is essentially a borrowing by a company, but also SEBI, because a bond is sold on the stock exchange to the investor. So there are additional regulations imposed by the issuer. Yes, there are additional regulations, and these regulations are according to the SEBI rules and the trading in the stock market. Like bonds are traded in the National Stock Exchange, and there is day-to-day variation in the prices according to the... Plus the issue of prospectus also. Yes. And there is day-to-day variation in the prices according to the market conditions, according to the inflation in the economy, according to the interest rate environment and the prospects and the anticipations for the exchange rate and the interest rate scenario going forward. डॉक्टर शर्मा, अगर हम धरातल पे बात करें, अगर मैं इन्वेस्ट करना चाहूं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में और मैंने पहले कभी नहीं किया है, तो आप क्या सुझाव देंगे? क्या मुझे डायरेक्टली कंपनीज को अप्रोच करना चाहिए, उनसे बॉन्ड्स खरीदने चाहिए? किस तरह से मैं ये इन्फॉर्मेशन गैदर करूं, या मुझे किसी ब्रोकर के थ्रू जाना चाहिए? क्या मुझे एक कंपनी के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, या कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स हैं या ETFs हैं जिनके द्वारा करना एक बेहतर विकल्प रहेगा? देखिए, जो भी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो इन्वेस्टमेंट कैपिटल एडवाइजर्स की तरफ से ही होती है, मर्चेंट बैंक्स होते हैं जिनकी तरफ से इन्वेस्टमेंट करवाई जाती है, लेकिन आप डायरेक्ट कॉर्पोरेट के पास नहीं जा सकते बॉन्ड्स खरीदने के लिए। तो इनके प्राइमरी इश्यूज आते हैं। कंपनी एक टाइम देती है कि हम अपने ये बॉन्ड इशू करने जा रहे हैं, जिनका जो क्लोजिंग डेट है ये रहेगा, और इसके ऊपर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट है वो इतनी रहेगी। उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट 10,000 रुपए भी हो सकती है, 5,000 रुपए भी हो सकती है, और जो मैक्सिमम है इंडिविजुअल्स के लिए वो भी उसमें एक कैप रहता है। और कई बार जैसे कि सरकार जारी करती है तो उसमें एक जो वो इंटरेस्ट फ्री होते हैं ज्यादातर, तो उसमें भी एक कैप रहता है कि आप इतना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो बॉन्ड्स हैं प्राइमरी मार्केट में, उनपे एक कायदे से सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रेगुलेशंस के अनुसार ही उसके जो इश्यूज आते हैं प्राइमरी मार्केट में। उसके बाद जब एक बार वो जारी हो जाते हैं, उसके बाद उनकी जो सेकेंडरी मार्केट में अवेलेबिलिटी रहती है वो डिपेंड करता है कि मार्केट कंडीशंस कैसी हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा बॉन्ड है जो 2 साल पहले जारी हुआ है
लेकिन उसके ऊपर काफी अच्छा जो यील्ड है वो इंक्रीज हो रहा है, तो किसी का और प्रयास है कि मैं भी इसको खरीदना चाहता हूं, तो वो सेकेंडरी मार्केट में जाके तो मुझे डीमैट अकाउंट इसके लिए चाहिए होगा? जी बिल्कुल, ये सीधा ये आपके डीमैट अकाउंट में जाएगा। जैसे कि शेयर आपके डीमैट अकाउंट में जाते हैं, उसी प्रकार से जो भी कंपनीज डीमैट करती हैं, जो शेयर्स को डीमैट करती हैं, वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को भी और दूसरे बॉन्ड्स, सभी बॉन्ड्स को वो डीमैट करती हैं। Well, we were just listening to Dr. S.P. Sharma's views on investment in corporate bonds on our program Money Matters, which is a program on our News on Air official YouTube channel. You may ask questions in the comment section of the YouTube channel and through our email ID moneymatters.eir@gmail.com. Welcome back to Money Matters. Tomorrow's topic of discussion is investment in exchange traded funds, ETFs. So don't miss the action tomorrow. Today, we are discussing investment in corporate bonds with our expert, Dr. S.P. Sharma. डॉक्टर शर्मा, अभी हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि कैसे हम इन्वेस्ट करें, डीमैट अकाउंट हमें चाहिए और स्टॉक एक्सचेंजेस पर भी लिस्टेड होते हैं ये बॉन्ड्स। कंपनीज में हम सहभागी होने के लिए स्टॉक्स भी खरीदते हैं, शेयर्स भी खरीदते हैं। सो शेयर्स खरीदने में और बॉन्ड्स खरीदने में प्राइमरी डिफरेंस क्या है इन्वेस्टर के लिए? देखिए, शेयर्स में जो बेनिफिट्स मिलते हैं, जो शेयर्स हैं वो कंपनी की ग्रोथ के साथ साथ उसी प्रकार से ग्रो करते हैं। शेयर प्राइसेस सिग्निफिकेंटली इंक्रीज भी हो सकते हैं, सिग्निफिकेंटली डिक्रीज भी हो सकते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी ने शेयर जारी किया है, उसका जो आईपीओ निकला है वो 100 रुपीज का है और लिस्टिंग के दिन भी वो 200 रुपीज भी हो सकता है। तो ऐसे प्रोस्पेक्ट्स रहते हैं कि उसमें अनलिमिटेड ग्रोथ भी आ सकती है, अनलिमिटेड डिक्लाइन भी आ सकता है। मतलब जो दोनों तरफ है, प्रॉफिट भी अनलिमिटेड है और लॉस भी अनलिमिटेड है। और इसमें जो बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स में एक प्रकार का आपको फिक्स टाइम जो प्रॉमिस किया जाता है कि आपको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें मिलेगा और आपके मैच्योरिटी के ऊपर जो 3 साल के बाद आपके या 5 साल के बाद या 10 साल के बाद जो इस बॉन्ड की मैच्योरिटी होने जा रही है उसके ऊपर आपको इतना पैसा दिया जाएगा। तो जिनकी रिस्क उठाने की क्षमता कम है, जिन इन्वेस्टर्स की, और जो एक फिक्स्ड इनकम चाहते हैं, उनके लिए बॉन्ड्स खरीदना एक बेहतर विकल्प है। जी बिल्कुल, क्योंकि ज्यादातर जो शेयर मार्केट्स हैं वो बहुत ही वॉलेटाइल होती हैं। वो डे टू डे जो नॉट ओनली कंडीशंस इन इंडिया लेकिन ग्लोबल मार्केट में भी जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसी के अनुसार शेयर प्राइसेस मूव करते हैं। अब आपने देखा होगा कि जैसे कल ही मार्केट में बहुत ज्यादा डिक्लाइन था, मार्केट 700 से ज्यादा पॉइंट से सेंसेक्स में गिरावट आई और आज एकदम से रिकवरी भी आई। तो मार्केट्स बहुत वॉलेटाइल हैं और ज्यादातर जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको इस वॉलेटिलिटी को समझना और उसका इतना रिस्क लेना बहुत ही कठिन रहता है। और शेयर्स में फिर उनका आंकलन करना कि कंपनी के आगे क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, कंपनी किस तरीके से ग्रो अप करेगी, कंपनी की क्या प्लान्स हैं, उनका आंकलन करने के लिए भी बहुत अच्छा एक प्रयास होना चाहिए या फिर किसी से एडवाइस लिया जाता है या बहुत ही ऐसा प्रोसेस रहता है। लेकिन बॉन्ड्स में एक उसको सिक्योरिटी है कि आने वाले टाइम में मार्केट्स जैसे भी मूव करें या फिर ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी भी हों, इंडिया की कंडीशंस कैसी भी हों, लेकिन उसको ये जो प्रॉमिस है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो इतना निर्धारित हुआ है, ये उसको मैच्योरिटी के ऊपर इतना पैसा मिलना ही मिलना है। तो दोनों में फर्क ये है कि एक तो फुल ऑफ रिस्क है एंड अपॉर्चुनिटीज है और दूसरा एक रैशनलाइज्ड, एक रिस्क फ्री एक ऐसा सिस्टम है जिसके ऊपर वो सिक्योर हो सकता है कि 5 साल के बाद ये जो उसका 1 लाख रुपया है ये 1,20,000 तो होने ही जा रहा है, फॉर एन एग्जाम्पल। So you explain to us about the assured returns under the bond investment versus the high risk return of dividend and capital gains on the share market. But you also have the option within the bond agreement to convert it into shares, which are called convertible bonds. So that's another option that's available under the corporate bonds for the investor. Yes, that is also a very good option. So if somebody is investing in the corporate bonds and that bonds are promised by that you can convert these bonds after in the shares also after 3 years or after the 5 years, that is the good option. That is an option given to the investors that they have opportunity to convert those bonds in these shares if the company is growing significantly. So that is the option with the investors, that they check the prospects of that particular company at the point of the offer. Like if that is offered after 3 years, then they check after 3 years that is it worth to convert the
bonds in shares or not. So if the company is growing up and the profits are also significant and the growth prospects are also very good in the coming times, then the investors sometimes convert their bonds in the shares and they take advantage of the growth of the industry, because bonds are offered at a fixed rate of interest, but there can be a good rate of return in the especially in the bull market. स्पेशली इन द बुल मार्केट. यस डॉक्टर शर्मा, जो हमारी कुछ ऐसी जरूरतें होती हैं जो बिल्कुल एक समय के अनुसार ही होती हैं, जैसे मान लीजिए बच्चे की हायर स्टडीज की एक पर्टिकुलर ईयर में आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, तो उसके लिए आपको लगता है कि शायद बॉन्ड मार्केट, अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग में के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना उतना पैसा बेहतर एक विकल्प रहेगा जिसमें एक एश्योर्ड इनकम है, फिक्स्ड इनकम है. जी बिल्कुल. अगर एक एश्योर्ड इनकम चाहिए, फिक्स्ड इनकम चाहिए, तो एक पर्टिकुलर टाइम पे तो बॉन्ड मार्केट बहुत ही बेहतरीन मार्केट है. जैसे मान लीजिए हमें 10 साल के बाद हम देखते हैं कि हमें 10 साल के बाद ये 25 लाख रुपए की जरूरत है और हमारे पास इतना पैसा है जिसको हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, और हमें ये उस टाइम पे इतना चाहिए तो, और उसमें हमें सिक्योरिटी चाहिए, तो बॉन्ड मार्केट ही एक ऐसा संसाधन है जो कि फिक्स टर्म में एक अच्छा रिटर्न दे सकता है. लेकिन अगर उसको शेयर मार्केट में जाएंगे तो वो उसका आधा भी रह सकता है और उसका 2/3 भी रह सकता है, उसका 1/4 भी रह सकता है, तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क है. लेकिन बॉन्ड मार्केट में आपको जो आपने एंटिसिपेट किया कि मेरे को अगर 6% का इंटरेस्ट मिलना है इस बॉन्ड में, तो वो आपको मिलके ही रहेगा, और उसके बीच में आपके पास ऑप्शन भी है. कभी आप क्विट करना चाहते हैं तो आप सेकेंडरी मार्केट में जाके उसको सेल करके उसमें थोड़ा सा आपको रेट ऑफ रिटर्न आपका कम हो जाएगा, यील्ड कम हो जाएगा, तो आप उसको. और डॉक्टर शर्मा, सेफ्टी, सिक्योरिटी और दूसरा जो पहलू है वो है कि कितना आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, कितना रिटर्न मिल रहा है अपनी इन्वेस्टमेंट पे. इन दोनों पहलुओं को देखते हुए शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स बेटर है या लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स? देखिए, मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि जो वो डिपेंड करता है कि कंपनी ने कैसे ऑफर किए हैं. कई बार शॉर्ट टर्म जो ऑफर्स होते हैं वो भी बहुत ज्यादा लुक्रेटिव होते हैं, और कई बार जो लॉन्ग टर्म में जो ज्यादा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स जो है लॉन्ग टर्म में दिखाई देते हैं. तो ये डिपेंड करता है कि कंपनी किस प्रकार से अपना जो बॉन्ड मार्केट में लेके आई है. लेकिन ज्यादातर जो ट्रेंड है जो देखा गया है, तो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में ही ज्यादातर फायदा लोगों को होता है, क्योंकि उसमें एक जो फिक्स टर्म जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कंपैरेटिवली शॉर्ट टर्म से ज्यादा रहता है. And there is also a difference between commercial paper and short-term bonds. With short-term bonds, it's usually a little bit more than 1 year. Commercial paper is less than 1 year, but both are fundamentally bonds. So what are the other benefits apart from assured return? Are there any tax benefits on this as well? Tax benefits are sometimes for the special purpose, like for the development of infrastructure and for the funding of infrastructure sector, government issues time to time some bonds. Those bonds were issued many years ago. That were the tax-free bonds. But generally, these bonds are tax is applicable on these bonds on the same line, like in the capital gains, like in the shares. That there is no that short-term capital gain up to the level of 3 years and long-term capital gains after the 3 years. So the capital gain tax is applicable on these bonds unless until this is offered by the in a special purpose by the government that is tax free to for the funding of the infrastructure sector. So that's the government bonds, but not for the corporate bonds. No, the government provides the provision that some company, like some infrastructure company, can issue those bonds on their behalf, which will be tax free. इनफैक्ट उनको तो एडवर्टाइज किया जाता है एज टैक्स फ्री. एडवर्टाइज किया जाता है कि ये कंपनी को हम तो उसमें शायद इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम मिलता होगा. नहीं, इंटरेस्ट रेट उसमें बराबर ही रहता है, कई बार ज्यादा भी होता है. ज्यादातर क्योंकि कंपनी को अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंडिंग जनरेट करनी है, तो उसमें एक लुक्रेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर किया जाता है. लेकिन उसमें ये रहता है कि ये बेनिफिट इसलिए दिया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें इन्वेस्ट करें, जिससे कि एक अच्छी भरपूर फंडिंग जो है वो क्रिएट की जा सके. तो बहुत ही उपयोगी जानकारी रही है डॉक्टर शर्मा. आपने हमें हमारे श्रोताओं को बताया कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का चुनाव बहुत ध्यान से करिए. एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, सेफ इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन रेटिंग देखें कंपनी की. ये ध्यान रखें कि आपका जो निवेश है वो सुरक्षित रहे और रिटर्न्स आपको इसमें एक फिक्स्ड बेसिस पर प्राप्त होते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए. शुक्रिया, थैंक यू.
And before we close, a reminder on tomorrow's topic of discussion on our program Money Matters at 4:05 p.m. till 4:30 p.m. Our discussion would be on investment in exchange traded funds, ETFs. And that's it in this edition of Money Matters today. For now, goodbye.